वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, आज मैं अपनी बात रामायण के एक ऐसे महत्वपूर्ण पात्र से प्रारंभ करना चाहता हूं जिसके अहम योगदान के बिना कदाचित प्रभु श्री राम के लिए यह संभव नहीं था कि वह रावण पर विजय प्राप्त कर पाते। जी हां, मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं विभीषण के साथ। कई बार ऐसे पात्र एक अपवाद स्वरूप प्रतिमान स्थापित कर देते हैं, अतः यह वाद विवाद के विषय हो जाते हैं, तर्क वितर्क के विषय हो जाते हैं। क्या इन्होंने अपने कुल, अपने राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया, या उससे वृहदतर परिप्रेक्ष्य में उन्होंने मानव कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया? यदि व्यक्तिगत रूप से मैं कभी भी विभीषण का विश्लेषण करता हूं तो निश्चित रूप से एक पूजनीय एवं सम्मान्य दर्जा शायद प्रभु श्री राम के जीवन में प्रभु हनुमान की जो भूमिका थी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका विभीषण की रही, क्योंकि धर्म एवं मानवता निश्चित रूप से वैश्विक रूप से स्वीकार्य की जाने वाली एक ऐसी भक्ति है। तमाम भक्ति की अवधारणाएं उसके सीमित दायरे में ही देखी जा सकती है, आंकी जा सकती हैं। आज जिस महान भारत के स्वतंत्रता सेनानी का हम जिक्र करना चाहते हैं वह कोई भारतीय नहीं थे, बल्कि वह स्वयं एक ब्रिटिशर्स थे जिनका जन्म ब्रिटेन में हुआ। एक ऐसे परिवार में जिनका जन्म हुआ जो ब्रिटिश साम्राज्य की निश्चित रूप से भक्ति करता था, उसी रंग में रंगा हुआ था जिस रंग में उस दौर के तमाम ब्रिटिशर्स रंगे हुए थे। ऐसे महान दार्शनिक, स्वतंत्रता सेनानी, विचारक, चिंतक का नाम होता है श्री हेनरी मायर्स हाइंडमैन। एक बार पुनः विभीषण का जिक्र करते हुए मैं अपनी उस बात को जारी रखते हुए समाप्त करना चाहता हूं। क्या विभीषण द्वारा किया गया कार्य नैतिकता के दायरे में था? जी हां, निश्चित रूप से, क्योंकि स्वयं मायर्स हाइंडमैन का कहना है, उनका कथन था कि राष्ट्रभक्ति का कोई सीमित दायरा नहीं होता है। राष्ट्रभक्ति में वह तत्व होने आवश्यक है जिससे वैश्विक स्तर पर स्वीकारोक्ति प्रदान की जाए। उदाहरणार्थ, आज की हम बात करें, सीरिया की बात करें या उत्तर कोरिया की बात करें, वहाँ की तानाशाही, यदि उसके प्रति वहाँ का कोई निवासी अपनी भक्ति भी प्रकट करता है तो निश्चित रूप से वो राष्ट्रभक्ति नहीं कही जाएगी, क्योंकि ऐसी तानाशाही संपूर्ण विश्व के लिए घातक है, नष्ट कर देने वाली है। निश्चित रूप से जब भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ऐसी ही तानाशाही ताकतें उन ब्रिटिशर्स में पनपती थी। वही क्रूरता, वही अमानवीय अत्याचार। जब इन सब बातों को हेनरी मायर्स हाइंडमैन ने महसूस किया, उनका विश्लेषण किया, तो धीरे 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 उस ही तंत्र, उसी शासन, उसी प्रशासन के प्रति विरक्ति आती गई जिसमें उनका जन्म हुआ था, वह स्वयं जिसका एक हिस्सा थे। यही कारण है कि आज भारतीय आज़ादी की लड़ाई में यदि महान स्वतंत्रता सेनानियों का हम जिक्र करते हैं तो हेनरी मायर्स हाइंडमैन भी उनमें शुमार हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी ही सख्ती के साथ उस दौर में ब्रिटिश साम्राज्य का खंडन किया। भारत पर होने वाले अमानवीय अत्याचारों पर उन्होंने चिंता जताई एवं खुले रूप से अपने विभिन्न लेखों के माध्यम से हमारे कई स्वतंत्रता सेनानी, कई क्रांतिकारियों के साथ मिलकर भारतीय आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। ऐसे महान
स्वतंत्रता सेनानी, चिंतक एवं दार्शनिक हेनरी मायर्स हाइंडमैन का जन्म 7 मार्च सन 1842 को ब्रिटेन के एक नामी धनाढ्य परिवार में हुआ। एक ऐसे परिवार में जन्म जहां विलासिता, ऐशो आराम स्वतः ही आपके जीवन से जुड़े हों, फिर भी आप संघर्ष का रास्ता चुने, ऐसा महान व्यक्तित्व था हाइंडमैन जी का। भारतीय इतिहासकार, भारतीय नेता उस दौर में जिन्होंने हमारे भारत के क्रांतिकारियों को ही सम्मान नहीं दिया, इतिहास में स्थान नहीं दिया, तो वह एक ब्रिटिशर स्वतंत्रता सेनानी को कैसे इतिहास में स्थान दे पाते। यही कारण है मातृभूमि सेवा संस्था द्वारा बनाया जा रहा है ये वीडियो, जो ये प्रयास किया जा रहा है इंग्लैंड स्थित हमारे मार्गदर्शक मातृभूमि सेवा संस्था के महत्वपूर्ण अंग माननीय हेमंत गजानन जी के अथक प्रयासों की वजह से, उनके द्वारा जुटाई गई जानकारियों की वजह से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ प्रथम प्रयास है, प्रथम वीडियो है जिसके माध्यम से सर हेनरी मायर्स हाइंडमैन के जीवन के विविध पहलुओं के बारे में चर्चा की जा रही है। एक धनाढ्य परिवार में जन्म होता है। 1865 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से स्नातक की डिग्री लेते हैं। उसके पश्चात 2 वर्ष तक दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं। अब कई सारी उनके जीवन के इतने विविध पहलू हैं कि धीरे धीरे एक परत दर परत उनको खोलना आवश्यक है। एक बहुत ही निपुण क्रिकेटर थे। वे जानते थे किस खराब बॉल को छोड़ना है, किस बॉल पर शॉट मारना है। प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर 1864-65 के दौर में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मेरिल बॉर्न क्रिकेट क्लब एवं सक्सेस क्रिकेट क्लब की तरफ से इन्होंने 13 मैच खेले। किंतु जब जीवन में चयन करना हुआ कि आने वाला जीवन किस रूप में स्थापित किया जाए, तो उन्होंने पत्रकार बनने का निश्चय किया एवं पोल मॉल गैजेट, जो कि उस दौर में एक प्रख्यात समाचार पत्र था, उसकी पत्रकारिता स्वीकार की। उस दौर में इटली एवं ऑस्ट्रिया युद्ध छिड़ा हुआ था। वह इटली के कई राष्ट्रवादी नेताओं के संपर्क में आए। वे इटली के राष्ट्रवादी आंदोलन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 1869 में उन्होंने संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया। वह अमेरिका का भ्रमण किया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के कई देशों का भ्रमण किया। उस दौर में उन्होंने कई लेख लिखे जो निरंतर उस भ्रमण के दौरान समाचार पत्र पोल मॉल गैजेट में प्रकाशित होते थे। लेकिन अभी वो दौर नहीं था। अभी तक वह ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अपनी भक्ति ही प्रकट करते थे उन लेखों में। धनाढ्य परिवार में जन्म लेने की वजह से अभी तक उनकी विचारधारा रूढ़िवादी थी, सामंतवादी थी, जिनका पूर्ण रूप से एक प्रतिबिंब नजर आता था उनके लेखों में, क्योंकि उन लेखों में वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद की खुलकर प्रशंसा करते थे, आयरलैंड के आज़ादी के प्रयासों की आलोचना करते थे। लेकिन अब उनके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उन्होंने फर्डिनांड लेस्ली के जीवन पर आधारित एक नवल कथा पुस्तक के माध्यम से उन्होंने पढ़ी। इस पुस्तक में उन्हें लेस्ली के मित्र कार्ल मार्क्स के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। ज्यों-ज्यों कार्ल मार्क्स से वह अध्ययन करते करते निकट आने लगे, त्यों-त्यों उनकी समझ समाजवाद में विकसित होने लगी एवं अब वह धीरे धीरे कार्ल मार्क्स की तरफ आकर्षित होने लगे। कार्ल मार्क्स की पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की विचारधारा ने उनके संपूर्ण जीवन को उलट कर रख दिया। जो व्यक्ति ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति आसक्ति में लीन था, जो व्यक्ति आयरलैंड की क्रांति की आलोचना करता था,
वह कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित होकर एक विशुद्ध रूप से समाजवादी बन गया। अब वह तत्वज्ञान एवं रूढ़िवाद की परिभाषा का विश्लेषण करने लगा, कट्टरता का घोर विरोधी हो गया, साम्राज्यवादी व्यवस्था की मुखर रूप से आलोचना करने लगा। मार्क्सवाद के प्रचार के लिए, खासकर अपने देश में इंग्लैंड में मार्क्सवाद के प्रचार के लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी, इंग्लैंड फॉर ऑल। इस पुस्तक को इतनी अधिक सफलता मिली, उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उन्हीं की विचारधारा के ऐसे असंख्य ब्रिटिशर्स हैं जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोधी हैं, ब्रिटिश की क्रूर तानाशाही नीतियों के विरोधी हैं। अतः उन्होंने इस पुस्तक की लोकप्रियता के बाद जब वह स्वयं लोकप्रिय हो गए तो राजनीति में आने का निर्णय लिया। निश्चित रूप से राजनीति में एक सुदृढ़ पैठ बनाने के बाद ही वह अपने विचारों को और अधिक सुगठित रूप से प्रसारित कर सकते थे। अतः उन्होंने ब्रिटेन में प्रथम समाजवादी दल सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन की स्थापना 9 जून सन 1881 में की। इसलिए कहा जा सकता है कि ब्रिटिश सोशलिस्ट पार्टी के वह जनक थे। वर्तमान लेबर पार्टी के अगर कोई प्रणेता थे तो वह थे हाइंडमैन। अब हेनरी मायर्स की दूसरी पुस्तक 1843 में, क्षमा कीजिएगा 1883 में सोशलिस्ट मेड प्लेन प्रकाशित हुई। ब्रिटिश सोशलिस्ट पार्टी एवं नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना इस पुस्तक के लेखन के बाद की, क्योंकि अब तक एक महत्वपूर्ण विचारक के रूप में, स्वतंत्रता प्रिय के रूप में, संस्थानवाद के विरोधी के रूप में, एक कुशल समाजवादी नेता के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक लेखक के रूप में एवं एक प्रवक्ता के रूप में इन्होंने बहुत ही सुदृढ़ तरीके से पैठ स्थापित कर ली थी। ब्रिटेन में इंग्लैंड के लोगों में अपनी लोकप्रियता अर्जित कर ली थी। अब बात करें उस महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जिसकी वजह से मातृभूमि सेवा संस्था आज नमन एवं वंदन सहित उन्हें स्मरण कर रही है। उनकी जीवन की महत्वपूर्ण बातों को आपसे साझा कर रही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका की। हेनरी मायर्स हाइंडमैन उस दौर में कई अमेरिकी, कई फ्रेंच, कई अंग्रेज, कई रशियन भारतीय आज़ादी की लड़ाई में रुचि ले रहे थे। भारतीय मूल एवं विदेशों में रहने वाले भारतीय तो ये लड़ाई लड़ी रहे थे। उन लोगों से समानांतर रूप से कंधे से कंधा मिलाकर ये लोग भी भारतीय आज़ादी की लड़ाई से जुड़कर अपना योगदान देने के इच्छुक थे। अब हाइंडमैन के पास चूंकि धन की कोई कमी नहीं थी, वह हर स्तर पर भारतीय आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दे सकते थे। धनाढ्य परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी समाजवाद जैसे प्रगतिशील विचारों से उन्होंने संबंध बनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से 2 दशक पूर्व ही उन्होंने वह प्रयास प्रारंभ कर दिए कि किस प्रकार भारत आज़ादी के रास्ते पर आगे बढ़े। प्रारंभ में जब ये साम्राज्यवाद के समर्थक थे, मार्क्सवाद के प्रभाव के बाद यह समाजवादी हो गए, तब इनकी जो दृष्टि थी वो अभी भारतीय आज़ादी की लड़ाई की तरफ नहीं बढ़ी थी। वह एक व्यापक रूप से, समग्र रूप से विश्व में वे तमाम क्षेत्र जहाँ जहाँ भी साम्राज्यवाद का आतंक था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जहाँ जहाँ भी लोग आतंकित थे, औपनिवेशवाद था, उन तमाम क्षेत्रों की लड़ाई में एक विचारक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में इन्होंने निरंतर सक्रियता प्रारंभ की। लेकिन भारत का एक अलग मामला था, क्योंकि उनका परिवार एक लंबे समय तक भारतीय परिदृश्य से जुड़ा हुआ था। अतः हाइंडमैन का भारत के प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव भी था। साथ ही कई ब्रिटिश चिंतकों का इन पर प्रभाव पड़ा, जिनमें जेम्स गॉडिस्के, डॉक्टर रिचर्ड कॉनग्रीव, लंदन पॉजिटिविस्ट के संस्थापक एवं फ्रेंच तत्वज्ञानी
ऑगस्ट कोंते, जिनके अनुयायी से जब इन्होंने व्यक्तिगत वार्तालाप किए तब इन तमाम चीजों ने उनके हृदय को पूरी तरह से परिवर्तित करके रख दिया एवं उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन उस लड़ाई को समर्पित कर दिया जिस लड़ाई को हमारे अन्य क्रांतिकारियों एवं स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था। अब वह सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था जो हमारे भारतीय क्रांतिकारी नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपने लोगों में अर्थात ब्रिटिशर्स में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति एक नकारात्मक जो प्रवृत्तियां थी उनके विरोध में खुलकर बोलना प्रारंभ किया। ब्रिटिशर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मानवतावाद में जोड़ने का प्रयास किया। उन्हें क्योंकि एक जिम्मेदारी का एहसास था, क्योंकि वो हमेशा से ये मानते थे कि राष्ट्रभक्ति वह नहीं है जो अपने राष्ट्र के तंत्र द्वारा की जा रही हर एक मनमानी के पक्ष में रहे, बल्कि राष्ट्रभक्ति वो है जिस तंत्र से संपूर्ण विश्व में राष्ट्र में एक सम्मान की स्थिति हो, राष्ट्र का गौरव बढ़े। अतः कहीं ना कहीं वह चिंतित थे संपूर्ण विश्व में ब्रिटिशर्स की, उनकी क्रूरता की जो निंदा होती थी, जो आलोचना होती थी उससे। अब और आगे बढ़ते हैं किस प्रकार वो प्रत्यक्ष रूप से भारतीय आज़ादी की लड़ाई में जुड़े। 1870 में दादा भाई नौरोजी के लेख पॉवर्टी ऑफ इंडिया से वह अत्यधिक प्रभावित हुए। वह इन लेखों को पढ़कर इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, उन्होंने दादा भाई नौरोजी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। शीघ्र ही वो दादा भाई नौरोजी से मिले एवं यह मुलाकात धीरे धीरे एक प्रगाढ़ मित्रता में परिवर्तित हो गई। एवं जब रानी विक्टोरिया के जुबली समारोह में ये दोनों मित्र आपस में मिले तो इन्होंने एंटी फेमिल एजिटेशन अर्थात हुक्मरानों के विरुद्ध आंदोलन का बिगुल बजा दिया। एक और एक मिलकर 11 हुए। एक व्यापक रूप से इनके अभियान ने प्रभाव छोड़ा एवं कई ब्रिटिशर्स भारतीय आज़ादी की लड़ाई में अपनी रुचि लेने लगे सर हाइंडमैन के प्रयासों के कारण। भारतीय परिदृश्य में दादा भाई नौरोजी की बहुत एक सम्मानीय रुतबा था उनका। चूंकि हेनरी मायर्स हाइंडमैन भारतीय परिस्थितियों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित नहीं थे, अतः दादा भाई नौरोजी के माध्यम से ही उन्हें भारतीय परिस्थितियों के बारे में, वहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत की मनमानियों के बारे में निरंतर जानकारी मिलना प्रारंभ होती रही। अब बात करें मायर्स हाइंडमैन का भारत के क्रांतिकारियों में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों से मुलाकात की। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1897 में श्याम जी का पुनः आगमन हुआ इंग्लैंड में। अपना सब कुछ छोड़कर एक तपस्वी की भांति वह इंग्लैंड पुनः आ गए, सिर्फ और सिर्फ भारतीय आज़ादी की लड़ाई में किस तरह से शेर तो नहीं कहेंगे, उस दौर में ब्रिटिशर्स की मांद में घुसकर उन्हीं के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई का बिगुल बजाने का महत्वपूर्ण प्रयास करने श्यामजी कृष्ण वर्मा पुनः इंग्लैंड आ गए। इंग्लैंड आने के बाद अब चूंकि दादा भाई नौरोजी से हाइंडमैन संपर्क में थे, दादा भाई नौरोजी के माध्यम से ही उनकी मुलाकात श्यामजी कृष्ण वर्मा से हुई। उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया और न केवल आश्वासन दिया, आने वाले दौर में वो कंधे से कंधा मिलाकर श्यामजी कृष्ण वर्मा से जुड़े रहे। उन्हीं के ही महत्वपूर्ण सुझाव, महत्वपूर्ण प्रस्ताव की वजह से ही एक महत्वपूर्ण आगामी आंदोलन का बिगुल तैयार हो पाया, बच पाया, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना। जी हाँ, श्यामजी कृष्ण वर्मा को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना का महत्वपूर्ण सुझाव मायर्स हाइंडमैन द्वारा ही दिया गया था। उन्हीं के सुझाव की वजह से इस संस्था की स्थापना हुई। जब इस संस्था की स्थापना के समय दोपहर के भोज की एक आयोजन किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के सम्मान में।
इन्हें भी, हैंडमैन को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन किसी कारण से वह उस समारोह में नहीं पहुंच पाए। यहाँ इस समारोह का जिक्र करना इसलिए आवश्यक है, उन्होंने जवाब में श्यामजी कृष्ण वर्मा के नाम एक पत्र लिखा। उस पत्र में मिस्टर हेनरी मायर्स हाइंडमन की भारत के प्रति रुचि, भारत के प्रति लगाव, भारतीय आज़ादी की लड़ाई के प्रति समर्पण भाव दिखाई देते हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, बर्मा से लेकर मुंबई तक भारत में एक स्वशासन की स्थापना हो। मैं सदैव इस हेतु निरंतर विचारणीय रहता हूँ एवं प्रयासरत रहता हूँ। निश्चित रूप से भारत ब्रिटिश तानाशाही से जल्दी ही मुक्त होगा। एक भविष्यवेत्ता की तरह उन्होंने अपने संपूर्ण भावों को उस पत्र के माध्यम से जागृत किया कि न केवल भारत बहुत शीघ्र आज़ादी प्राप्त करेगा, बल्कि भारत में इतनी क्षमता रहेगी कि वह संपूर्ण परिदृश्य को एक दिन ऐसा आएगा कि उसका नेतृत्व करेगा। निश्चित रूप से इस महान दार्शनिक, इस महान क्रांतिकारी की भविष्यवाणी आज हमें सही होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करें सन 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जब इंडिया हाउस के छात्रावास का उद्घाटन किया। उन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर जिस एक व्यक्ति का चयन किया, वह निश्चित रूप से कोई भारतीय क्रांतिकारी नहीं था, कोई भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। वह ब्रिटिशर था, वह चिंतक था, वह दार्शनिक था जो निरंतर पल पल प्रतिक्षण भारतीय आज़ादी की स्वप्न देखता था, भारतीय आज़ादी के बारे में सोचता था। जी हाँ, हेनरी मायर्स हाइंडमन। उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें आमंत्रित किया। उन्होंने एक शानदार भाषण दिया, जिस भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से डंके की चोट पर कहा कि ब्रिटेन की वफादारी का सीधा सीधा मतलब है न केवल भारत के साथ बल्कि मानवता के साथ विश्वासघात। इंग्लैंड के तमाम व्यक्तियों को भी उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध लामबंद होने का उस भाषण में आह्वान किया। उस भाषण में भारत के प्रति उनकी भावनाएं बहुत सुदृढ़ रूप से दृष्टिगोचर होती है। उन्हीं के ही इतने महत्वपूर्ण ओजस्वी भाषणों का परिणाम था कि पंडित श्यामजी कृष्ण उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, उन्होंने इंडिया हाउस की लाइब्रेरी का नाम उनके नाम पर रखना का निर्णय लिया, द हाइंडमैन लाइब्रेरी। अब इंडिया हाउस की स्थापना हो चुकी थी। हाइंडमन निरंतर इंडिया हाउस से संपर्क में थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा से संपर्क की वजह से वे भारतीय महान स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में भी थे, जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बीकाजी कामा, सरदार सिंह राणा, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल इत्यादि तमाम स्वतंत्रता सेनानियों, महान क्रांतिकारियों से निरंतर संपर्क में थे। उनके साथ आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय थे एवं समय समय पर वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में अपने समाचार पत्रों में लेख लिखते रहते थे। ब्रिटिश साम्राज्य बड़े बड़े जो प्रशासनिक लोग थे वह इनसे बौखलाए हुए थे, वह कोपभाजित थे, इनसे गुस्से में थे। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि उस दौर में ब्रिटेन में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी आज भी, अतः उनके ऊपर कोई कार्रवाई वे नहीं कर सकते थे। किंतु भारत में तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से जो भी बन पड़ता था वे लोग करते थे। यही कारण था कि हाइंडमैन वह प्रथम ब्रिटिशर थे, वह प्रथम अंग्रेज थे जिनके लेखों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। निश्चित रूप से यदि उनके लेख भारत में प्रकाशित प्रसारित होते तो वास्तव में, क्योंकि एक अंग्रेज द्वारा अंग्रेजों का विरोध किया जा रहा है, एक बहुत ही बड़े स्तर पर भारतीय आज़ादी की लड़ाई को प्रभावित करते हैं। अंग्रेजों को भी इसका भय था, अतः उन्होंने इनके लेखों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया। अब हेनरी मायर्स हाइंडमैन की
और भी अधिक योगदानों के बारे में चर्चा करें, वह प्रथम नेता थे जिन्होंने समाजवाद के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत के मुद्दे को उठाने का प्रयास किया। जितनी भी उस दौर में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेसेस का आयोजन किया गया, उन तमाम अधिवेशनों में हाइंडमैन ने भारतीय आज़ादी की लड़ाई के पक्ष में वक्तव्य रखे। यही कारण है 1896 में लंदन में जब यह इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसके यह चेयरमैन थे। इस प्रकार समाजवाद, भारतीय आज़ादी की लड़ाई के पक्ष में इन्होंने 67 से अधिक पुस्तकें लिखी। 1907 में मैडम कामा 7वीं इंटरनेशनल कांग्रेस जो कि स्टुटगार्ट जर्मनी में आयोजित की गई थी, उसमें मैडम कामा को भाग लेने का महत्वपूर्ण सुअवसर प्रदान हुआ। इस अधिवेशन में मैडम कामा ने सर्वप्रथम भारतीय ध्वज को लहराकर विश्व स्तर पर समाजवादियों के मध्य भारतीय आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। विश्व भर में जितने भी समाजवादी हैं, जितने भी मार्क्सवादी हैं, चाहे वो किसी भी देश, किसी भी संस्कृति से संबंधित हों, किसी भी विचारधारा से संबंधित हों, वह भारतीय आज़ादी की लड़ाई में खुलकर भाग लें, यह आह्वान किया। हमारे अन्य भी क्रांतिकारियों ने उस कांग्रेस में भाग लिया। प्रथम बार भारतीय प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में, जो कि सिर्फ और सिर्फ हेनरी मायर्स हाइंडमैन के प्रयासों के द्वारा ही संभव हो पाया। ऐसा महान व्यक्तित्व था जिसके बारे में कई और जानकारियां भी निश्चित रूप से जुटाई जा सकती हैं। एक मातृभूमि सेवा संस्था का आदरणीय श्री हेमंत गजानंद जी का महत्वपूर्ण प्रयास रहा कि हम इतनी जानकारियों के साथ इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच पाए। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जितना महत्वपूर्ण स्थान भारतीय आज़ादी की लड़ाई में भारतीय क्रांतिकारियों का रहा, उतना ही महत्वपूर्ण योगदान हेनरी मायर्स हाइंडमैन का रहा। क्योंकि जहाँ भारतीय राष्ट्रवाद, भारत के प्रति स्नेह, भारत के प्रति श्रद्धा एवं भारतीयों के प्रति सर्वस्व न्योछावर करने की भावना भारतीय क्रांतिकारियों में रही, वहीं हेनरी मायर्स हाइंडमैन के हृदय में सिर्फ और सिर्फ मानवता, विश्व कल्याण, समाजवाद जैसी चरम आदर्शवादी भावनाएं थी, जो वह भारतीय आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाए। आज इस महान दार्शनिक, भारतीय आज़ादी की लड़ाई के इस महान सिपाही की जन्म जयंती पर मातृभूमि सेवा संस्था कोटि कोटि वंदन करती है, नमन करती है हेनरी मायर्स हाइंडमैन का। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।